Good afternoon, all of you. Today we have to see the important points regarding our environment. आपका जो सीबीएसई का एग्जाम है उसमें जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं तो किस प्रकार जो बायोलॉजिकल टर्म्स रहते हैं उसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये आज हमें देखने का है। तो इकोसिस्टम तो आपको मालूम है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का फंक्शनल यूनिट उसको क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। जैसे कि कोई कौन सा भी इकोसिस्टम ले लीजिए, रिवर, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मीनिंग क्या है? लिविंग, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, लाइट, ऑल दीज आर द अबायोटिक थिंग्स। ये बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट मिलकर क्या बनती है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन आया तो इस प्रकार लिख दीजिए, फंक्शनल यूनिट, दो कंपोनेंट, बायोटिक, अबायोटिक, उसके एग्जांपल लिख दिया। बायोटिक बोलने के बाद में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इकोसिस्टम के टाइप जब हम देखते हैं तो जिस इकोसिस्टम में ह्यूमन बीइंग का रोल रहता है, ह्यूमन बीइंग फूड प्रोवाइड करता है, एनर्जी, करेक्ट, ह्यूमन का उसमें वर्क रहता है, उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं रहता है, हजारों सालों से वो इकोसिस्टम बने हुए हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, जैसे फॉरेस्ट है, रिवर्स है, लेक्स है, करेक्ट। ह्यूमन बीइंग को इसमें कुछ अपना योगदान देना पड़ता है क्या? नहीं। ह्यूमन बीइंग तो अभी उस पर अटैक कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे फॉरेस्ट है, अपने आप बढ़ते हैं, उनको कोई ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करना, वाटरिंग वगैरह जरूरी होता है क्या? नहीं। तो ऐसे इकोसिस्टम को क्या कहेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जांपल क्या है? फॉरेस्ट और रिवर्स, पॉन्ड्स। और आर्टिफिशियल में क्या आएगा? एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉपलैंड। इसमें ह्यूमन का रोल है ना, ह्यूमन ने अगर रोल नहीं लिया इसमें तो क्या होगा? वो इकोसिस्टम डेंजर में आ गया, करेक्ट ना? अभी हम देखते हैं, हाँ, इसका मीनिंग समझ में आया ना? सेल्फ सस्टेनिंग कौन सा है? खुद को बचा के रखता है, खुद का खुद मेंटेन करता है, नेचुरल इकोसिस्टम। वेरी गुड। तो कोई भी इकोसिस्टम में जो पार्ट्स रहते हैं, प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स, आपको मालूम है प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, प्लांट्स को खाने वाले कंज्यूमर्स, और जो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, उनको डिकम्पोज करने वाले को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। मालूम है ना? डिकम्पोजर कौन से रहते हैं? डिकम्पोजर फंगी एंड बैक्टीरिया। इस पर क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा? पूरा गार्बेज वगैरह, लिविंग डेड बॉडीज वगैरह क्या हो जाएगा? पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा ना। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है डिकम्पोजर का। डिकम्पोज कर देते हो, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका कन्वर्जन किसमें होता है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये डिकम्पोजर का डेफिनेशन है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस का, जो डिकम्पोजर करते हैं। अभी हम देखते हैं जो इकोसिस्टम में, इसमें फूड चेन भी है और फूड वेब भी है। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसको क्या कहेंगे? फूड चेन। तो फूड चेन में जो पार्ट रहते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, लायन या कोई डी, प्लांट्स, इनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। और जो प्रोड्यूसर है हर इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ कितना सनलाइट वो ऑब्जर्व करता है? 1%। और कौन से लॉ से चलता है? 10% लॉ। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो 10% होता है। इसीलिए तो क्या है, ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं रहते हैं, क्योंकि ईच ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लॉस्ट होता है। तो फिर ज्यादा ट्रॉपिक लेवल है तो उनको एनर्जी मिलेगा क्या? नहीं। ऑल ऑफ यू गॉट? प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा रहता है क्या कम? प्लांट्स का। कोई भी इकोसिस्टम ले लीजिए, उसमें प्रोड्यूसर रहेगा ही। प्रोड्यूसर नहीं है, प्लांट्स नहीं है, खाना बनाने वाले नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो बाकी की जिंदा रहेगा क्या? नहीं। प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा रहता है तो टॉप कंज्यूमर है उनका नंबर लेस रहेगा। जंगल में प्लांट्स ज्यादा रहेंगे और टाइगर कम रहेंगे, करेक्ट ना? फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस पूछ सकते हैं। फूड चेन यानी एक स्ट्रेट चेन, और फूड वेब यानी काफी सारे फूड चेन से बनता है फूड वेब। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले 2-3 फैक्टर रहते हैं, जैसे इंसेक्ट को फ्रॉग भी खाता है, स्नेक भी, बर्ड्स भी, ऐसा समझ में आया ना? तो काफी सारे ब्रांचेस निकल गए इसमें, तो इसको क्या कहेंगे हम? फूड वेब। तो ये ब्रांचिंग लाइन किसमें है?
फूड वेब में, तो स्ट्रेट लाइन किसमें है? फूड चेन में। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, तो आपको क्लियर कट मालूम होना फूड चेन क्या है। स्ट्रेट चेन एक ही रोड है लेकिन इसमें फूड वेब में काफी सारे रोड है, सब कनेक्टेड है। और इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है, सनलाइट प्लांट में आ गया, प्लांट ने खाना बनाया, उसको डीर ने खाया, डीर को टाइगर ने खाया, ये रिवर्स होता है क्या? डीर को टाइगर ने खाया फिर वापस दे दिया डीर को सनलाइट प्लांट ने ऑब्जर्व किया, बाद में वापस दे दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, रिवर्स होता है क्या? नहीं। ऑल ऑफ यू गॉट? अभी हम देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, इसके बारे में पूछते हैं। कैसे होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। ये हमारे बॉडी के लिए, सॉइल के लिए अच्छे है क्या? नहीं। कुछ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं ना फार्मर लोग, मालूम है आपको? तो ये भी उस पर, प्लांट्स पर तो थोड़े बहुत गिरते हैं, लेकिन बाकी काफी सारे कहाँ गिरते हैं? सॉइल पे। तो बहते हुए पानी में, वाटर बॉडीज में भी जाते हैं, वही पानी हम पीते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? जो हम क्रॉप खा रहे हैं उसमें भी इसका क्वांटिटी होगा कि नहीं? ये जो केमिकल्स है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ये हमारे बॉडी में जो थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ऐसा पाया गया है कि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसर में ज्यादा रहेगा क्या टॉप कंज्यूमर में? टॉप कंज्यूमर। हम भी ह्यूमन बीइंग में आते हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग में आते हैं ना, ह्यूमन बीइंग ही है हम। तो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का प्रोसेस ज्यादा है या कम है? भी ज्यादा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और ओजोन लेयर जो है, इसके बारे में हम देखते हैं कैसा बनता है, क्या फायदा करता है, उसका नेचर कैसा है। डेडली पॉइजनस है वो ओजोन लेयर। कैसे बनता है? O2 प्लस O3। लेकिन फायदेमंद कैसा है? That protects us from ultraviolet rays of the sun, that filters the ultraviolet rays, and due to that we become safe from skin cancer and our immunity also maintained. But due to CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किससे निकल रहा है? रेफ्रिजरेटर से और फायर एक्सटिंग्विशर से, तो इससे ओजोन को होल हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? डायरेक्टली सनलाइट आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इससे स्किन कैंसर हो सकता है और हमारा इम्यूनिटी भी कम हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए एक प्रोग्राम है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। किस पे फोकस किया इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए, वो कंपनीज को बैन करने के लिए। अभी लास्ट में देखते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी वो जमीन में, सॉइल में मिक्स होता है, उस पर डिकम्पोजर एक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है, उस पर डिकम्पोजर एक्ट हो सकते हैं क्या? डिकम्पोजर ने एंजाइम भी क्रिएट किया तो प्लास्टिक पर कुछ असर करेगा क्या? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से है, एनवायरनमेंट रिलेटेड, हमारे लाइफ के रिलेटेड आप इस पर सोच सकते हैं, और रिलेटेड इस क्वेश्चन आए तो आप लिख सकेंगे कि नहीं? ऑल ऑफ यू गॉट? रिगार्डिंग आवर एनवायरनमेंट, कुछ भी नहीं, हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के दो पार्ट है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट है, उसके बाद में फूड चेन है, फूड वेब है। किसके अंदर क्या है? फूड वेब के अंदर फूड चेन है। एनर्जी फ्लो कैसे रहता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्रोसेस क्या है? ओजोन लेयर का के बारे में आपको जानकारी चाहिए। और लास्ट में हमने देखा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये पॉइंट अगर आपने अच्छी तरह से देख लिए तो कैसा भी क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, आप उसको फेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेट ऑल ऑफ दिस? थैंक यू।